शिखा द्वारा अभिषेक की फजीहत होने के बाद डॉली को उसके ऊपर बड़ा तरस आ रहा था। हाँ तो अब तू अपना श्रीमुख खोलेगा या फिर अभी कुछ और सुनना चाहता है? शिखा ने त्योरियाँ चढ़ाते हुए अभिषेक से कहा। वो मुझे तेरी जियोलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए थी। मैं 2 दिन आया नहीं था। अभिषेक ने हकलाते हुए कहा। क्यों, अपनी शादी में गया था कि? शिखा ने टेढ़े से देखा उसे और आगे बढ़ गई। डॉली भी उसके पीछे चल दी। अरे अरे शिखा, सुन तो, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तू चाहे तो प्रोफेसर चौहान से पूछ सकती है। मैंने उन्हें बाकायदा लीव एप्लीकेशन भी दी थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, समझा? हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो ये लो मेरी फाइल, और कल याद से मुझे वापस कर देना, बिना इसके आगे पीछे के पन्नों पर कोई ड्राफ्टिंग किए हुए। शिखा ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और अभिषेक को पकड़ा दी। पक्का? प्रॉमिस शिखा, मैं ये फाइल कल तुझे क्लास शुरू होने से पहले लौटा दूंगा। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया। डॉली ने देखा शिखा का मूड अभी ठीक है तो वो उसके साथ कॉलेज से बाहर जाते हुए पूछने लगी, सीखो, तूने ब्रिटेनिया मॉरीगोल्ड को अपनी फाइल क्यों दे दी, वो भी घर के लिए? तू तो किसी को कॉलेज में भी काम करने के लिए बड़ी मुश्किल से देती है। क्योंकि वो सच बोल रहा था, उसका काम अधूरा था और उसे हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए। शिखा ने उसकी तरफ देखा और कॉरिडोर से होते हुए बाहर गेट तक आने लगी। डॉली अपनी स्कूटी निकालने पार्किंग में चली गई और एक बार फिर से वही एहसास शिखा को फिर से सताने लगा। वो चिहुक कर इधर उधर देखने लगी, पर सब तरफ तो शांति छाई हुई थी। कॉलेज बंद हो रहा था और बचे हुए कुछ स्टूडेंट्स वापस अपने घर जा रहे थे। कुछ पैदल, कुछ बाइक पर और कुछ स्कूटी पर। इनमें से कुछ भी तो ऐसे नहीं लग रहे थे उसे जो उसके दिमाग में शंका पैदा करने का काम करते। हाँ, जहाँ शिखा खड़े होकर डॉली का इंतजार कर रही थी, उसके पीछे बने हुए गार्डन के उस पार एक रास्ता और था। पर वो रास्ता तो प्रोफेसर कॉलेज आने जाने के लिए यूज़ करते थे और इस समय भी प्रोफेसर सेंगर और दूसरी फैकल्टी के कुछ प्रोफेसर्स आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। शिखा को गार्डन की दूसरी तरफ बने हुए रास्ते से जा रहे उन प्रोफेसर्स की भीड़ में उतनी दूरी से कुछ अलग तो दिखाई नहीं दे रहा था जो उसे महसूस हो रहे एहसास की वजह जान पाती। अब प्रोफेसर्स तो कोई घूर कर देखने वाली चीज़ थी नहीं, और ख़ास तौर पर जब उस भीड़ में किंग कोबरा और कोर्ट मार्शल जैसे प्रोसेसर शामिल हो, तब तो उस ओर से अपनी नज़रें हटा लेना ही सही था। शिखा ने उस ओर से अपनी नज़रें हटा ली और उसी समय उसी ओर से 2 आँखों ने, जिन पर 0 पावर का चश्मा चढ़ा हुआ था, शिखा के चेहरे की तरफ देखा और चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहाँ से आगे निकल गई। तुझे श्लोक पसंद है ना बचपन से? शिखा के इतना कहते ही डॉली की नज़रें उसके चेहरे पे जम गई थी। शिखा उसका रिएक्शन समझ गई थी और उसकी तरफ बिना देखे ही बोली, ओके, अब ठीक है यार, तूने जो कुछ भी कहा था मुझसे अपने बारे में सब सुना था मैंने, पर पता नहीं क्यों दिमाग हिला हुआ था उस समय, जो कुछ का कुछ निकल रहा था मुँह से। डॉली ने स्कूटी को साइड में खड़ा किया और शिखा की गौर से देखते हुए बोली, क्या हुआ आखिर, कुछ बोलेगी भी अब? इतनी देर से तेरे मूड को सही होने का वेट कर रही थी मैं, और अब चल फटाफट बोल दे सब, जिसकी वजह से तेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया है, इससे पहले कि तेरा दिमाग फिर से घास चढ़ने चला जाए। ये तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? सुन, तूने मेरी फीलिंग्स की जो लंका लगाई थी ना उस समय, उस हिसाब से तू इतना सुनना तो डिज़र्व करती है, बाकी का बाद में देखा जाएगा। डॉली ने शिखा की तरफ टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, मतलब तू अभी और इज्जत देगी मुझे? हाँ, थोड़ी सी। सड़क किनारे स्कूटी खड़ी करके डॉली शिखा के आज सुबह मंदिर वाले पंगे सुन रही थी, और जैसे जैसे शिखा बोलती जा रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे, जो गुस्सा या अफसोस वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। बात पूरी होते होते डॉली जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि आसपास से निकलने वाले लोग उन दोनों की तरफ देखकर पल भर ठहरते और फिर सब कुछ ठीक पाकर आगे बढ़ जाते। लगता है अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी मुझे, आजकल मेरे साथ पंगे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, पहले तो तू बैठ,
तुझे घर छोड़ दूँ, नहीं तो आज खाली पेट तुझे फिर से आंटी जी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। डॉली ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा। यार वो ठीक तो होगा, ये तो तुझे उसकी बाइक के पहिए की हवा निकालने से पहले सोचना चाहिए था। पर मुझे क्या पता था कि ये चचा वही होगा, और मंदिर में तो कहीं दिखा नहीं, फिर अचानक से कहाँ से आ गया ये। आई विश कि उसे ज़्यादा ना लगी हो और उसकी बाइक भी सही सलामत हो। क्या बात है, बड़ी सलामती की दुआएं पढ़ी जा रही हैं। सीखू, कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा है इस स्टाइलिश घड़ी के चक्कर में? ओए डॉली की बच्ची, तू ना अपना दिमाग कम चला और गाड़ी सही से चला। आई बड़ी। रास्ते भर दोनों सहेलियां आपस में ही उलझती जा रही थी, और जब भी डॉली शिखा को उस घड़ी वाले के नाम से चिढ़ाती, शिखा के गालों का रंग बदलने लगता था। पर शिखा को नहीं मालूम था कि शांति बिला में उसके जीवन में तूफान मचाने के लिए एक और धमाकेदार खबर उसका इंतजार कर रही थी। सुन ना डॉली, थोड़ी देर के लिए तू भी चलना अंदर। तेरे 1 घंटे लेट घर पहुंचने पर आंटी इतना गुस्सा नहीं करेंगी जितना कि मेरी माँ मेरे आधे घंटे देर से पहुंचने पर तैयार बैठी होंगी मुझे घेरने के लिए। शिखा ने डॉली से घर के अंदर चलने के लिए गुजारिश करते हुए कहा। जब इतना डर लगता है माँ का, तो फिर क्यों पंगे लेती फिरती है सबसे? डॉली ने स्कूटी को स्टैंड पर लगाई और उसके साथ अंदर जाने लगी। उठा ले बेटा, तू भी फायदा उठा ले, पर याद रखना मेरी हालत हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहने वाली है। शिखा ने डॉली को तिरछा घूरा और दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाजा शिखा के पापा ने ही खोला था, पर आज उनके चेहरे पर उसे कोई टेंशन नहीं दिखी थी, जो अक्सर उसके लेट होने पर उसे दिखती थी कि अब थोड़ी ही देर में गायत्री जी की डांट पड़ने ही वाली है उनकी लाडली पर। क्या हुआ पापा, माताश्री घर पर नहीं है क्या, जो आप बड़े निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं मेरे लेट आने के बाद भी? शिखा की शरारतें शुरू हो गई थी अपने पापा के साथ। खबरदार, थानेदार, हवलदार अंदर अपने रूम में ही हैं, तो सिपाही तैयार हो जाओ लेफ्ट राइट करने के लिए। पापा की बातें सुनकर शिखा मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी थी, और उसकी इस हंसी में बराबर का साथ दे रहे थे उसके पापा कौशल जी। ये लड़की भी ना सच में सिर्फ आंटी जी से ही डरती है, और वो भी पता नहीं क्यों, जबकि वो तो इससे कितना प्यार करती हैं, पर बस वो समझा नहीं पाती हैं इसे, और ये समझना ही नहीं चाहती है। डॉली भी पीछे खड़ी उन दोनों बाप बेटी की मस्ती देखकर सोचने लगी थी। 7 बजते बजते आनंद भी आ गया था ऑफिस से, और उसके ऑफिस से आते ही गायत्री जी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर लिविंग रूम में आ गई थी। अब तक पंचायत घर बना हुआ लिविंग रूम एक बार फिर से शांत सुशील बहू की तरह मुंह सिले चुप हो गया था। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नैना ने आनंद का इशारा पाते ही किचन में जाना सही समझा। मैं भी चलूँ भाभी? शिखा ने अपने साल भर के भतीजे को आनंद भाई की गोद में थमाते हुए कहा। मैंने भी बहुत दिनों से चाय बनती हुई नहीं देखी है, तो मैं भी चलूँ क्या? डॉली भी शिखा और नैना के पीछे चलने लगी थी। डॉली की माँ और पापा किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो उन लोगों ने खुद ही डॉली को बोल दिया था कि शिखा के घर पर रुकने के लिए उन लोगों के वापस आने तक। इसलिए भी डॉली को कुछ समय मिल गया था शिखा के साथ बिताने को, जिसे वो गायत्री जी की गंभीर बातों को सुनकर नहीं बिताना चाहती थी। नैना चाय बनाकर लाओ। डॉली और शिखा यहीं बैठी हैं हम लोगों के साथ। गायत्री जी के इतना कहते ही दोनों लड़कियां चुपचाप बैठ गई थी। चाय पीते हुए ही शिखा ने सबको बता दिया था कि डॉली और श्लोक के रिश्ते के बारे में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने शिखू, आनंद ने डॉली के सर पर हाथ रखते हुए कहा। आंटी जी, इस बारे में आप माँ और पापा से बात कर लीजिए, वो आप को सब बता देंगे। अभी आएंगे ना मुझे लेने के लिए? डॉली घबराते हुए बोली। अरे नहीं, मुझे कुछ भी पूछने की क्या ज़रूरत है, जब तुम्हारे माँ पापा ने ये रिश्ता किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। वैसे भी घर परिवार जान पहचान का हो तो फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं एक दूसरे को समझने में। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली। हैं? माता श्री मुस्कुराई। शिखा ने कोहनी मारकर डॉली को भी वो दुर्लभ दृश्य दिखाया था। चुप बैठ और मुझे भी बैठने दे, डॉली ने आंखों ही आंखों में उसे शांत बैठने को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नैना सबके लिए चाय ले आई थी। वैसे तुम दोनों पक्की सहेली हो, इस बात पर आज मोहर लग गई है बिल्कुल, कौशल जी ने चाय का कप उठाते हुए कहा।
वो तो हम हैं ही हैं, पर आज क्या खास हो गया? शिखा ने चाय का कप उठाकर आनंद को पकड़ा दिया। गायत्री जी बड़े गौर से शिखा की हरकतों को देख रही थी। देखो, तुम लोगों ने अपनी पूरी पढ़ाई भी एक साथ की, बचपन से एक साथ रही भी हो, और अब क्या अंकल जी? डॉली उत्सुकता से पूछ बैठी, और शिखा बड़े ध्यान से अपने पापा की तरफ देख रही थी। नैना और आनंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ होने वाले धमाके का इंतज़ार कर रहे थे। आज ही तुमने गुड न्यूज़ दी तुम्हारा रिश्ता पक्का होने की, और आज ही सीखू के लिए भी। हम जिस फैमिली से बात कर रहे थे उन्होंने फाइनली हमारी सीखू को देखने के लिए हाँ कर दी, और वो लोग बस 2 दिन बाद आ रहे हैं शिखा को देखने। कौशल जी के साथ साथ गायत्री जी की खुशियाँ भी शिखा को स्पष्ट रूप से दिख रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ इसके कि डॉली रूम में चले। शिखा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। गायत्री जी की आवाज़ ना चाहते हुए भी कठोर हो गई थी। माँ, जब आप सबने सब डिसाइड ही कर लिया है तो फिर मैं पूरी बात जानकर भी क्या करूँगी? शिखा ने गायत्री जी की तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। ये लड़की हमेशा हमेशा मुझे अपना दुश्मन ही क्यों समझती है? डॉली की भी तो शादी की बात श्यामा जी ने फिक्स कर दी है। क्या उसने भी ऐसा ही रिएक्शन दिया था अपनी माँ को? गायत्री जी की आंखें पनीली हो गईं। माँ रिलैक्स, आप जानती हैं ना शिखा को, हर बात पर क्विक रिएक्शन करना उसकी आदत है। आनंद ने बात संभालते हुए कहा। उसकी इसी आदत से तो डर लगता है मुझे। यहाँ घर में सब जानते हैं उसे, और उसकी आदतों को तो कोई कुछ नहीं कहता है, पर ससुराल में उसकी यही आदत उसके लिए कष्टदायक हो जाएगी। और उसकी आंखों का एक भी आंसू मुझे कितनी तकलीफ देता है, ये लड़की क्यों नहीं समझती? माँ, अभी वक्त है इस सब में। अभी सिर्फ वो लोग आ रहे हैं देखने, कोई शादी नहीं हो रही है। मैं बात करूँगा सीखू से, आप परेशान मत होइए। आनंद ने गायत्री को समझा तो दिया था, पर वो खुद सोच में डूब गया था कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, और ख़ास तौर पर वो लड़का जो उसकी शिखा से शादी के लिए पसंद किया गया है। डॉली कुछ देर तक शिखा को समझाती रही। अभी सिर्फ देखने ही तो आ रहे हैं वो लोग, कौन सा तुझे डोली में बिठा कर ही ले जाएंगे? और अगर तुझे लड़का जरा सा भी खिसका हुआ लगे तो फिर तुझे तो पता ही है ना कि तुझे क्या करना होगा। इतनी देर से मुंह लटकाए और टेंशन में बैठी शिखा डॉली की बात सुनकर हंस पड़ी थी, पर फिर थोड़ी देर में वो सीरियस हो गई। तुझे बड़ी बातें आ रही हैं, क्योंकि तेरा रिश्ता इस लोग से तय हुआ है। तू न सिर्फ उसे पहले से जानती है, बल्कि उसे पसंद भी करती है। पर मैं ऐसे कैसे किसी अनजान से 5 मिनट मिलकर उसके बारे में कोई राय बना लूँ और शादी के लिए हाँ कर दूँ? माँ को क्या जल्दी थी कि मेरी शादी की? एटलीस्ट मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाने देती। शिखा चक्कर पे चक्कर काटे जा रही थी अपने कमरे के, और डॉली की नज़रें उसे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। आरो घर पहुंचा। गेट पर ही चित्रा जी उसे उसका इंतज़ार करती हुई मिल गईं। ये क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी तुझे? चित्रा जी आरो के माथे पर और हथेली पर बंधी पट्टी, कोहनी पर बंधी बैंडेज को देखकर परेशान हो गई। माँ मैं ठीक हूँ एकदम से, आरो सोफा पर बैठते हुए बोला। और वैसे भी ये चोट मुझे सुबह ही लग चुकी थी। सुबह? पर सुबह तो तू मंदिर गया था ना? हाँ माँ, मंदिर से लौटते हुए ही बस बाइक स्लिप कर गई और थोड़ी सी खरोच आ गई, आरो ने भी इजी होते हुए कहा। ये थोड़ी सी खरोचे हैं? चित्रा जी को आरो की फिक्र हो रही थी। माँ प्लीज़ डोंट बी पैनिक, आई एम फाइन। मैंने टिटनेस का इंजेक्शन ले लिया है, इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है अब। आरो अपनी जगह से उठा और चित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ प्लीज़ खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। मैं भी चेंज करके आता हूँ। आरो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पता नहीं कैसी सड़कें हैं आजकल की, टूटी फूटी। मेरे बच्चे की अच्छी भली बाइक स्लिप हो गई। आग लगे इन मरे ठेकेदारों को, कायदे की एक सड़क नहीं बना पाते हैं। चित्रा जी बड़बड़ाती हुई खाना गर्म कर रही थी। अपने कमरे की तरफ जाते हुए आरो का चेहरा शिखा की शरारत को याद करते हुए मुस्कुरा उठा था। तो तुम बेबाक मासूम के साथ साथ शरारती भी हो? आरो अपने रूम में आईने के सामने शर्टलेस खड़े होकर अपनी चोटों को देखकर मुस्कुरा रहा था।
सुबह मंदिर में बच्चों को खाना खिलाने के बाद आरो अपनी बाइक की तरफ आते हुए ही शिखा को वहाँ से जाते हुए देख चुका था, पर वो समझ नहीं पाया था कि आखिर शिखा उसकी बाइक के पास क्या कर रही थी। और जब तक उसे समझ में आता तब तक वो बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ चुका था। बाइक के साइड मिरर से उसने शिखा को उसे रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए भी देखा था, पर तब उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो अपनी बाइक सहित नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा था, तब शायद उसे समझ में आया था कि आखिर क्यों शिखा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। हाथ में बंधी घड़ी को देखकर अब वो पूरी तरह से समझ चुका था कि शिखा ने उसे नहीं बल्कि उस घड़ी वाले लड़के को बचाने की कोशिश की थी। ओह, तो तुम्हें मेरी घड़ी याद है, और शायद मैं भी। आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। प्यार दर्द देता है, सुना था, पर आज महसूस भी कर लिया। आरव धीरे धीरे अपने कपड़े पहनते हुए बोला और खाना खाने के लिए बाहर डाइनिंग रूम में चला गया। चेतन जी ने भी आरव के सर पर और हथेली पर बंधी पट्टी को देखकर सवाल किए थे, जिसका आरव ने वही जवाब दिए थे जो अभी थोड़ी देर पहले उसने अपनी माँ को दिए थे। ओके माँ, पापा, गुड नाइट। आरव ने अपना खाना ख़त्म किया और अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। आप तो कह रहे थे कि आप आज खाने के समय आरव से बात करेंगे, और फिर आज आपने कुछ कहा ही नहीं। चित्रा जी ने आरव के वहाँ से जाते ही चेतन जी से शिकायती लहजे में कहा। आप भी कमाल करती हैं चित्रा जी, बेटे के मूड को जाने बगैर उससे उसकी शादी की बात करना कहाँ की समझदारी है, और वो भी तब जब उसकी इतनी चोट लगी हुई है। अरे पर आपने ही तो उन लोगों को टाइम दिया है, और अब जब आप ही अपने बेटे से बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। आपको लगता है अपने बेटे को घोड़ी चढ़ते देखने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। किस माँ को नहीं होती है अपने बेटे का सेहरा सजते हुए देखने की, घोड़ी चढ़े हुए दूल्हा बने देखने की जल्दी की। चित्रा जी ने मुंह बिसोरते हुए कहा। चित्रा जी, कौन सा आपका दूल्हा बूढ़ा हुआ जा रहा है जो आप इतनी उतावली हुई जा रही हैं। मानती हूँ कि मेरा दूल्हा बूढ़ा नहीं हुआ जा रहा है, पर उसकी इतनी प्यारी दुल्हन तो फिर नहीं मिलेगी, और ना ही इतना अच्छा घर मिलेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, करता हूँ मैं बात आपके दूल्हे राजा से। आप ज़रा 2 कप बढ़िया सी कॉफ़ी बनवा कर हमारे साहब जी के स्टडी में भिजवा दीजिए। चेतन जी भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर हाथ धोने बेसिन की तरफ चले गए। मैं आई कम इन। चेतन जी अपने हाथों में 2 कप कॉफ़ी के लेकर खड़े आरव के स्टडी गेट के अंदर झांक रहे थे। अरे पापा, आप प्लीज़ आइए ना। और ये सब क्या है? आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बोल देते, मैं आ जाता आपके पास कॉफ़ी पीने के लिए। आरव ने फ़ौरन चेतन जी के हाथों से कॉफ़ी के मग को लेकर अंदर टेबल पर रख दिए और बड़े प्यार से अपने पापा का हाथ थामे उन्हें अपने रूम में पड़े सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। अरे अब जब बेटा इतना बड़ा स्कॉलर हो, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से अपनी रिसर्च पूरी कर रहा है, तो फिर उसके कमरे में नॉक करके ही आना पड़ेगा ना, उसके काम में खलल ना पड़ जाए। चेतन जी मुस्कुराते हुए बोले। पापा, आपके लिए तो मैं अभी भी आरू ही हूँ, जो बचपन में भी आपकी उंगली पकड़कर चलता था, और आज भी जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होती है तो आप सबसे पहले मुझे मेरे पास खड़े दिखाई पड़ते हैं। आज भी जब तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के कदम से कदम मिलाकर चलने के चक्कर में जब भी मेरे पैर लड़खड़ाते हैं, आप हमेशा मुझे संभालने आ जाते हैं। आप जब चाहें मेरे कमरे में, मेरे स्टडी में आ सकते हैं पापा। आरव मुस्कुराता सा चेतन जी के पैरेलल बैठ गया था। पापा, आपको कुछ बात करनी है मुझसे? काफ़ी देर से चेतन जी और आरव चुपचाप बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, और इतनी सी देर में आरव समझ गया था कि ज़रूर चेतन जी उससे कुछ कहने आए थे, और चेतन जी कॉफ़ी पीते पीते शब्दों का चयन करने में लगे हुए थे, जिससे वो अपनी बात सही तरीके से अपने बेटे से कह सके। आरव बेटा, वो मैं, हाँ, तुमसे कुछ बात करने ही आया हूँ। चेतन जी ने कॉफ़ी का आधा खाली मग टेबल पर रख दिया। आरव भी अब सीधा होकर बैठ गया था, अपने पापा की तरफ रुक करके। आखिर ऐसी भी क्या बात करनी थी पापा को जो वो इस तरह से उसकी स्टडी चले आए थे। पता नहीं क्यों, पर उसका दिल एक अनजानी से आशंका से धड़क उठा था। बेटा, तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है,
बहुत अच्छा घर है और लड़की बहुत सुंदर और सभ्य है। चेतन जी ने विनीत स्वर में अपने बेटे के सामने उसके लिए आए हुए मैरिज प्रपोजल को रख दिया था। क्या? जैसे कि आरव एक्सेप्ट कर ही रहा था। उसके पापा ने बिल्कुल वही बात की। पर पापा, इतनी जल्दी? आई मीन, अभी तो मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई है और मैं अभी सेटल भी नहीं हो पाया हूँ। आरव को उस समय जो भी बहाने समझ में आ रहे थे अपनी शादी को रोकने के लिए, वो सारे बहाने वो अपने पापा के सामने गिनाए दे रहा था। आई नो बेटा, पर मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुम जल्दी ही अपनी रिसर्च पूरी कर लोगे और तुम्हें तुम्हारे रिकॉर्ड के बेस पर CSIR में ही असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्रोच कर लिया जाएगा। और फिर मैंने और तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक रिश्ता देखा है जो हमें तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया है। अब उस रिश्ते को शादी तक लेकर जाना या ना जाना, ये पूरी तरह से तुम्हारा फैसला होगा। हम दोनों तो बस यही चाहते हैं कि एक बार तुम घर और लड़की दोनों से मिल लो। आरो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और तुम हम पर इतना विश्वास तो कर ही सकते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे ही योग और गुणी जीवन साथी का चुनाव करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाओगे। चेतन जी ने उम्मीद भरी निगाहों से आरो की तरफ देखा। ठीक है पापा, मैं वही करूँगा जिसमें आप दोनों की खुशियाँ शामिल हो। मुझे बता दीजिएगा, आप जब भी चलना हो मैं तैयार रहूँगा। आरो ने आखिर लड़की देखने चलने के लिए हाँ कर ही दी थी। इस बात से खुश होते हुए चेतन जी ने तुरंत ही कहा, बस बेटे 2 दिन बाद ही चलना है। वो तुम्हारी माँ ने उन लोगों को 2 दिन बाद के लिए बोल दिया था। आरो चेतन जी को इतना खुश होते हुए देखकर गौर से देख रहा था और चेतन जी अपनी अतिरिक्त खुशी को संभालते हुए अपना कॉफ़ी का मग उठाकर वहाँ से चले गए थे, उसे गुड नाइट बोलकर। गुड नाइट पापा, आरो ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाज़ा बंद करके सोफे पर धम्म से बैठ गया। इतनी जल्दी शादी, और वो भी किसी अनजान लड़की से? कहाँ तो वो कुछ और ही ख्वाब सजो रहा था और अब अचानक उसकी नज़रें सामने टेबल पर रखी उसकी घड़ी पर चली गई और वो आंखें बंद करके सोफे की ही टेक लगाकर बैठ गया था। वो रात फिर से उसके लिए नींद से लूटने का फरमान लेकर आई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे खराब क्यों लग रहा था, और वो भी इस कदर कि उसकी आंखों में उस लड़की का ही चेहरा बार बार समाया जा रहा था जो हर बार धुंधला जा रहा था उसकी आंखों की नमी की वजह से। वो हौले से मुस्कुराया और अपनी घड़ी को अपने हाथ में लेकर बोला, तुमसे तो अभी कोई वादा भी नहीं किया है। वादा ना निभाने का इल्ज़ाम तो नहीं लगाओगी ना? अगर किसी और को देखकर उसके साथ ज़िंदगी बिताने का अरमान सजाऊं मैं, मेरा फ़र्ज़, मेरी मजबूरी, इतनी सी बात समझ तो जाओगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर तुमसे मुझे किसी तरह की उम्मीद भी क्यों होनी चाहिए? मैं तो तुम्हारे चेहरे के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तिरछा मुस्कुरा के, तुम्हें तो शायद कभी पता भी नहीं चल सकेगा कि मैं तुमसे। आरो कहते कहते रुक गया था। उसे इस तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना था। आखिर उसे अपने माँ पापा की बात का मान तो रखना ही था ना। हाथ में पकड़ी घड़ी को उसने अपने स्टडी टेबल की दराज में रख दी और आंखें मूंद कर उस दराज को सख्ती के साथ बंद कर दिया, जैसे उसने उस दराज में घड़ी नहीं, अपने दिल के उमड़ते अरमानों को बंद कर दिया था। ठीक उसी समय शांति मिला। डॉली घर जा चुकी थी और जाने से पहले वो शिखा को ठंडे दिमाग से एक बार अपनी माँ की बात सुनने की रिक्वेस्ट कर गई थी। वो जानती थी कि शांत दिमाग से शिखा जरूर सही फैसला करेगी। गुस्से में तो उससे बस कांड ही होते थे। शिखा बिस्तर पर लेटी छत की सीलिंग देख रही थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतनी झल्लाहट क्यों हो रही थी। उसकी शादी की बात इतनी जल्दी होने से, या फिर उसकी शादी की बात गायत्री जी द्वारा तय करने के बाद उसे सताए जाने से, या फिर उसे ये शादी करनी ही नहीं थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसे। उसके दिल में किसी के लिए कुछ खास फीलिंग्स है। इस सवाल पर वो फिर से सोच में पड़ गई। नहीं, उसने तो आज तक किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं की, तो फीलिंग्स कैसे आ सकती थी? पर उस पंगेबाज लड़की को ये नहीं पता था कि कुछ फीलिंग्स लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती हैं, और बात जब दिल की हो तो अक्सर जो बात आंखें कर जाती हैं वो जुबान चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं। और ऐसी ही कुछ अनकही बातें तो शिखा का दिल भी कर चुका था।
आंखों की जुबानी अपने उस घड़ी वाले बंदे के साथ। तभी तो आज मंदिर में उसे जैसे ही उस घड़ी की हल्की सी झलक मिली थी, वो बेचैन हो उठी थी। उस बाइक वाले लड़के के लिए, उसकी सलामती के लिए, जिसे सबक सिखाने के लिए ही उसने उसकी बाइक के पहिए की हवा निकाली थी। मतलब पंखा तो हो चुका था हमारी पंगेबाज लड़की की ज़िंदगी में। अब देखना ये था कि सबकी ज़िंदगी में पंगे लेकर आतंक मचाने वाली लड़की को अपनी ज़िंदगी के इस पंगे के बारे में कब एहसास होना था। वो अपनी ही सोच में गुम लेटी थी कि तभी दरवाजे पे हुई दस्तक ने उसे उस ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। माँ, आप इस वक्त यहाँ? शिखा का चौंकना लाजमी था। गायत्री जी अमूमन उसके कमरे में नहीं आती थी। कोई भी काम होने पर वो आनंद या नैना के माध्यम से शिखा तक अपनी बात पहुंचा देती थी, या फिर जब आमने सामने बैठना ज़रूरी होता था तो फिर इस तरह की मीटिंग के लिए लिविंग रूम परफेक्ट जगह थी उनके लिए। पर आज वो शिखा के रूम में थी, इसका मतलब बात घनी ज़रूरी से। लेकिन जितना हैरान शिखा थी उनके वहाँ आने पर, उतनी हिचक गायत्री जी के चेहरे पर भी थी उसके कमरे में आने पर। सोई तो नहीं हो बेटा? गायत्री जी हिचकते हुए बोली। नहीं माँ, आपने खबर ही ऐसी सुनाई है कि मेरी नींद ही उड़ गई है। शिखा की बातों से उसकी नाराज़गी जाहिर हो रही थी। नाराज़ हो? जानती हूँ बहुत नाराज़ होगी। मैंने तुम्हें मुझसे नाराज़ होने के कारण ही इतने दिए हैं कि तुम चाहो तो भी मुझसे खुश नहीं रह पाओगी। गायत्री जी चुपचाप से शिखा के बिस्तर पर आकर उसकी तरफ पीट करके बैठ गई थी। फिर आज उन नाराज़गी के कारणों को बढ़ाने आई हैं या फिर सफाई देने आई हैं कि आपने मुझसे इतना रूखा व्यवहार क्यों किया, या फिर एहसान जताने आने आई हैं कि सौतेले होने के बाद भी आपने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तय किया। गायत्री जी की तरफ पीठ की हुई बैठी शिखा का ये तीसरा रूप था, जिसे वो किसी के सामने भी नहीं दिखाती थी, खुद के सामने भी नहीं। जिस रूप में उसकी खुद की रूह घायल हो जाती थी और उसकी किचन इधर उधर छिटक कर उसे और लहूलुहान कर दे, उस रूप में आने से वो खुद डरती थी। सालों का जमा हुआ गुस्सा, उसका दर्द बाहर आ जाता था। वो एकदम बेजार हो जाती थी अपनी ही तकदीर के आगे, जिसे उसने अपनी जिद्दी मुस्कुराहट और अड़ियल रवैये से अपने आगे झुकाया था। पर आज गायत्री जी उसकी किसी भी बात पर क्रोधित नहीं हो रही थी। वो भी जानती थी कि शिखा से उस समय किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद करना गलत होगा। बहुत छोटी थी तू जब मेरी बहन और तेरी माँ तुझे मेरी गोद में छोड़कर महादेव के दिव्य रूप में समा गई थी। तू भूख के मारे बिलबिलाकर रो रही थी और मैं तुझे अपने सीने से लगाए नन्हे आनंद की छोटी बहन बनाकर घर ले आई थी। तुझे अपने परिवार में शामिल करके मेरा परिवार पूरा हो गया। लगा जैसे शिव जी ने तुझे मेरी गोद में सौंप कर मेरी बेटी होने की चाह को पूरा कर दिया था। मेरे प्यार में, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी सीखू, पर समाज के ताने, लोगों का डर मुझ पर हावी होने लगा था। तू मेरी कोखजाई नहीं थी, इसलिए मेरा रवैया तेरे लिए सख्त होता गया। पर वो सख्ती सिर्फ इसलिए थी जिससे तुझे कभी ये ना लगे कि माँ ने कभी मुझे मेरी गलती पर क्यों नहीं डांटा, या फिर माँ मुझ पर ध्यान नहीं देती है। मैं चाहे जो करूँ, माँ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुझसे प्यार करने के लिए आनंद और कौशल जी थे और हमेशा रहेंगे। पर मैं, जानती है ना, अपनी मासी माँ को शब्दों की कमी हमेशा रही है मेरे पास। कभी खुलकर जता नहीं सकी कि तुझे डांटने के बाद रात रात भर जागती रही मैं, ये सोच कर कि क्या मैं मेरी बहन को दिए हुए वादे को सही से निभा पा रही हूँ या नहीं। तेरी शरारतों के बारे में जब नैना या आनंद मुझे बताते तो बहुत मन करता कि मैं भी उस हंसी ठट्ठा का हिस्सा बनूं जो तुम आनंद और नैना और कौशल जी के साथ करती थी। पर 17 साल से ओढ़ा गया खामोशी और गंभीरता का लबादा इतनी जल्दी कैसे उतर सकता था। पर मेरी खामोशी मेरी मजबूरी थी, मेरी नफरत नहीं थी बेटा। गायत्री जी आज इतने सालों में शिखा के सामने अपने दर्द को बयां करते करते रो पड़ी थी। एक बार, बस एक बार अपने गले से लगा लेती माँ। आपकी डांट ही नहीं, आपकी मार भी खा लेती मैं। कितना तरसी हूँ मैं आपकी गोद में सर रखकर रोने के लिए, सुकून से सोने के लिए। शिखा गायत्री की
जी की तरफ पलट कर बैठ गई थी। आंखें उसकी भी अबरल बह जा रही थी। माफ़ कर दे अपनी बूढ़ी माँ को सीखू। तेरी नाराज़गी लेकर मैं मेरी छोटी के पास नहीं जाना चाहती हूँ और तुझसे झूठी शक्ति दिखाना अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी मैं। गायत्री जी ने अपनी दोनों बाहों को शिखा के सामने खोल दिया था और शिखा रोती बिलखती बिल्कुल 2 साल की बच्ची की तरह उनके सीने में ऐसे ही छुप गई थी जैसे वो 17 साल पहले छुप गई थी। उसके मन में अपनी मासी माँ के लिए बस क्षणिक गुस्सा था जो आज गायत्री जी के आंसुओं के साथ ख़त्म हो गया था। शिखा के कमरे के दरवाजे पर खड़े आनंद, नैना और कौशल जी आंखों में आंसू लिए आज सालों बाद माँ बेटी के बीच की दूरियों की दीवार को टूटते हुए देख भी रहे थे और नम आंखों से मुस्कुरा भी रहे थे। नहीं चाहती थी मैं कि कोई मुझसे आकर ये कह सके कि मैंने बिन माँ की बच्ची पर ध्यान ही नहीं दिया और वो अपनी राह से भटक गई। नहीं सुन सकती थी तेरे लिए एक भी कड़वी बात जो तेरे आचार व्यवहार पर उंगली उठाती। इसलिए खुद के जी को कड़ा कर लिया था और हर बार मेरी तरफ तेरे बढ़ते हुए कदमों को मैं अपने झूठे गुस्से और डांट से खुद के नज़दीक आने से रोक देती। गायत्री जी आशिका के सामने अपने दिल में पड़ी हुई हर गांठ को खोल कर रख देना चाह रही थी। आपकी डांट या गुस्सा मुझे इतना ख़राब नहीं लगता था जितनी आपकी चुप्पी मुझे चुभती थी। क्या होता जो आप आज मुझे अपने गले से लगाकर एक बार कह देती कि सीखू, यह हलवा तुझे पूरा खाना है, भले ही उसे आपने ना बनाकर भाभी ने बनाया होता। मेरा पेट तो बस आपके गले लगाने से ही भर जाता ना माँ। शिखा रोते रोते हिचकियों के बीच आज सुबह की बात पर ही अपनी माँ से शिकायतें कर रही थी। बस एक आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दे अपनी माँ को। महादेव जानते हैं कि तुझे अपने प्यार से वंचित रखकर चैन मुझे भी नहीं मिला है। गायत्री जी ने अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा। कुछ रुक कर सीखो, इस रिश्ते के लिए तू अपने मन में बोझ मत रखना बिल्कुल भी। मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए बिना किसी सवाल जवाब के इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, पर बेटा ये सिर्फ एक औपचारिकता है जो हर रस्म के निभाने के लिए ज़रूरी है। लड़के वालों को देखने आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तेरा रिश्ता तय हो गया है। तुझे समझ में आए तो हाँ ही कहना, नहीं तो बेझिझक मना कर देना। बस लड़का अच्छा लगा और परिवार में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं तो तू तेरी शरारतें वहाँ भी कंटिन्यू रख सकती है। अचानक ही गायत्री जी हंसने लगी थी। माँ, आप बिना। शिखा भी शर्मा कर गायत्री जी के गले लग गई थी। बस बेटा, ये रिश्ता मैंने तय किया है, ये सोचकर कोई भी फैसला मत करना। ये तेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल होगा, इसलिए हर तरह से सोच विचार कर ही फैसला लेना। गायत्री जी समझाते हुए बोली, पर माँ, सिर्फ एक बार मिलने से या फिर 5 मिनट की बातचीत से कोई कैसे जान सकता है कि मेरे लिए ठीक है। शिखा निरी मासूमियत से बोली, बस दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत रखकर दिल से सोच कर देखना। दिमाग तो अक्सर कर नफ़ा नुकसान के झोल में फंसा देता है, पर दिल दिल वही करता है जो उसे पहली बार में ही सही लगता है। और वैसे भी कभी कभी किसी को जानने समझने के लिए एक मुलाकात ही काफ़ी होती है और कभी कभी पूरी ज़िंदगी साथ गुजारने के बाद भी हम किसी को नहीं जान पाते हैं। गायत्री जी उसके पास से उठी और उसके माथे को चूमते हुए बोली, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह कॉलेज भी तो जाना है। शिखा ने मुस्कुराते हुए गायत्री जी को गुड नाइट कहा और बिस्तर पर एक और लेट गई। वो खुश थी, बहुत खुश थी। आखिर आज इस रिश्ते की वजह से तो उसे उसकी माँ वापस से मिल गई थी, पर फिर वो इस खुशी को महसूस क्यों नहीं कर पा रही थी? क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं तो कुछ अधूरा है? और अचानक ही उसे वो घड़ी याद आ गई और साथ में वो घड़ी वाला भी। पूरा चेहरा न सही पर चश्मे के भीतर से झांकती उसकी आंखें याद आ गईं और उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ और वो समझ गई कि उसे ये अधूरापन क्यों महसूस हो रहा है, क्यों उसे ये खुशी महसूस नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं उसे याद ही क्यों कर रही हूँ, और वो भी तब जब माँ ने और बाकी सब लोगों ने उसके लिए पहले ही किसी को चुन लिया है। पर माँ तो कह रही थी कि मैं अपने हिसाब से फैसला कर सकती हूँ। तो क्या तो क्या मैं 2 दिन बाद आने वाले लड़के को मना कर दूँ? पर मैं ऐसा करूँ ही क्यों, वो भी उस लड़के के लिए जिसका मैं नाम तक नहीं जानती
और पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, सोचता भी होगा या फिर नहीं। और मैं उस अनजाने लड़के के लिए माँ के दिल को तो तोड़ दूँ, वो माँ जो मेरे साथ रहते हुए भी बरसों बाद मुझे मिली है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर वो शिखा को फिर से उसकी गहरी आंखें याद आ गईं। धुआं भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाह बातों की तेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। शिखा उठकर बैठ गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस अनजाने लड़के के ख्याल से ही उसका दिल कितनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने दिल को थामना पड़ रहा था। बहुत देर तक सही गलत के फेर में उलझी शिखा की आंखें नींद से बोझिल होकर कब बंद हो गईं, ये उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह काफ़ी देर से बज रहा फ़ोन एक बार फिर शांत हो चुका था और आरो अपनी स्टडी में सोफे पर लेटा लेटा अलसा रहा था। रात ना जाने कब नींद आई थी उसे, उस बेबाक लड़की के ख्यालों में खोए हुए नहीं जान सका था वो, और इसीलिए सुबह सुबह भी उसकी आंखें उन्नीदी हो रही थी। लेकिन फ़ोन शायद अर्जेंट था, इसलिए थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो फिर से बजने लगा था और इस बार अनमने ढंग से ही सही पर आरो ने फ़ोन उठा लिया था और दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ ने आरो की आंखों की नींद एक झटके में गायब कर दी थी। ओके सर, मैं आपको 10 मिनट में चेक करके बताता हूँ, आरो ने कहा और अपने लैपटॉप पर प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से सेव की हुई एक फ़ाइल को ओपन करके बैठ गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से नहाकर निकला और खुद को तैयार करते हुए आखिर उसने अपनी घड़ी को अपनी कलाई में बांध ही लिया था। उसे अपने बवाल से मिलने की पूरी उम्मीद जो थी वहाँ पर। 10 बज रहा है, आज ये आरू उठेगा नहीं क्या? चित्रा जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली। उसके ऊपर वर्कलोड कितना है चित्रा जी? क्या हुआ जो वो एक दिन थोड़ा लेट उठ जाएगा? सो लेने दीजिए उसे कुछ देर और। रात में देर से सोया होगा और सुबह भी जल्दी उठ जाएगा तो फिर उसका दिमाग और शरीर दोनों ही थके हुए महसूस करेंगे, जो उसकी रिसर्च के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चेतन जी ने बड़ी प्यार से इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया था और मुस्कुराकर अपनी पत्नी जी की तरफ देखने लगे। अच्छा ठीक है, जब उठेगा तब नाश्ता करा दूंगी आपके यंग जूनियर साइंटिस्ट को। पहले आप नाश्ता कर लीजिए, चित्रा जी ने उनकी प्लेट में पोहा डालते हुए कहा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ। आरो अपने रूम से निकलते हुए आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। लो, ये तो बिल्कुल तैयार होकर भी आ गया है और आप कह रहे थे कि आरो अभी उठा ही नहीं है। चेतन जी मुस्कुराते हुए बारी बारी से चित्रा जी और आरो की तरफ देख रहे थे। पापा, माँ सही कह रही हैं, मैं सो ही रहा था पर अब मुझे जाना था तो फिर मैं फटाफट रेडी हो गया हूँ, आरो ने चेतन जी से कहा और फिर चित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला। माँ, जो कुछ भी नाश्ते में हो फटाफट दे दीजिए मुझे, आई एम गेटिंग लेट। ए मिस्टर फटाफट, ये अचानक से कहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया तेरा? चित्रा जी उलझती हुई सी बोली। माँ, आपको बताया था कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ काम करने हैं और उसी के लिए मुझे अभी प्रोफेसर सिंगर का फ़ोन आया था और अब मुझे उनसे मिलने जाना है, तो अब आप नाश्ता करने को दो मुझे। आरो जल्दी जल्दी 2-4 चम्मच पोहा गटकते हुए बोला। अरे, तो मैं कहाँ रोक रही हूँ तुझे, पर नाश्ता तो कर ले सही से। एक तो तेरा काम ऐसा है कि तेरे आने जाने का कोई पता ही नहीं रहता है और अभी तेरे पास नाश्ता करने का भी समय नहीं है। अभी जाएगा तो फिर पता नहीं कब आएगा। सोच रही थी कि आज तेरे साथ मार्केट जाकर थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, पर अब तू जा रहा है। चित्रा जी ने चाय का घूंट पीते हुए कहा। माँ, बॉर्डर पर नहीं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा दोपहर तक, फिर ले चलूँगा आपको शॉपिंग पर। फिर चित्रा जी की तरफ गौर से देखते हुए, पर माँ, आपको अचानक से शॉपिंग पर जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अपने पापा की भाषा मत बोल आरू, मुझे शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं शॉपिंग पर इसलिए जाना चाहती हूँ कि जिससे अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ ले सकूँ। अब पहली बार मिलूंगी तो क्या खाली हाथ जाना अच्छा लगेगा? चित्रा जी भारी उत्साह से बोली, पर उनका उत्साह आरो को परेशान कर गया। रात में पापा तो कह रहे थे कि लड़की पसंद करने का या ना करने का डिसीजन मेरा होगा, पर यहाँ तो माँ उस लड़की को बहू बनाने के सपने सजोए बैठी हैं। जस्ट रिलैक्स आरू, तो अपनी माँ को जानते हो ना, बहुत भावुक है। हो सकता है कि वो उस लड़की को तेरी पत्नी के रूप में पसंद करने लगी हो, पर तू भी तो ये बात अच्छी तरह से जानता है ना कि तेरी खुशी में ही तेरी माँ की खुशी है, इसलिए तू
टेंशन मत ले, फिलहाल अपने काम पर फोकस कर। अगर तुझे दोपहर में फुर्सत नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, मुझे कॉल कर देना, मैं तेरी माँ को शॉपिंग पर ले जाऊँगा। आज मुझे ऑफिस में कोई खास काम नहीं है, और अगर होगा भी तो मैं बाद में देख लूँगा, आखिर फैमिली कम्स फर्स्ट। पता नहीं कैसे, पर आरव की उलझन उसने पास बैठे चेतन जी ने समझ ली थी और उसे समझाए जा रहे थे। थैंक्स पापा, यू आर सच अ ग्रेट पापा। आरव ने खुश होकर चेतन जी को गले लगा लिया। चित्रा जी हैरानी से बाप बेटे की इस भरत मिलाप को देख रही थी। ओके माँ पापा, मैं चलता हूँ, यू गाइज जस्ट एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। आरव उन दोनों को गुड बाय बोलकर अपने लैपटॉप बैग को और अपने फ़ोन को समेटे वहाँ से निकल गया। ये लड़का हमेशा ऐसा ही करता है, कल पता नहीं कहाँ से चोट लगवा कर आ गया और अब देख लो, नाश्ता मैंने बनाया और गले से आपको लगा कर चला गया। पता नहीं चोटों पर मलहम लगाया होगा या फिर ऐसे ही। चित्रा जी आरव की भागम भाग से चिंतित हो उठी थी। चित्रा जी, आरू अब बड़ा हो गया है, उसे खुद से खुद की केयर करने दीजिए आप तो उसकी पत्नी लाने की तैयारी कर रही हैं और उसे अभी भी आप छोटा समझ रही हैं। और रह गई बात गले लगने की, तो ये शुभ अवसर एक बाप की ज़िंदगी में कभी कभी आता है, आप क्यों नज़र लगा रही हैं। हाँ, आरू आपके गले नहीं लगा, कोई बात नहीं, पर आरू के पापा आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, कहिए क्या कहती हैं। चेतन जी शरारत से हंसते हुए बोले, लीजिए पकड़िए अपना ब्रीफकेस और चुपचाप ऑफिस के लिए निकलिए, बड़े आए गले लगाने वाले। चित्रा जी ने चेतन जी के सामने उनका ऑफिस जाने वाला ब्रीफकेस रख दिया और तिरछी मुस्कान के साथ किचन की तरफ चली गईं। शिखा के लिए आज सुबह हर सुबह से कुछ ज़्यादा ही चमकीली थी। बिस्तर से उठते हुए शिव जी को सुमिरते हुए उसने फटाफट अपने सारे काम निपटाए और बाहर सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। इतने धीमे धीमे नाश्ता करोगी तो प्रोफेसर सेंगर को तेरी प्रैक्टिकल क्लास लेनी यहीं आना पड़ेगा। आनंद ने गायत्री जी के साथ बैठी नाश्ता कर रही शिखा के सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओफो भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है, पर तू तो शैतान की नानी है, फिर तो तू जल्दी कर सकती है ना। आनंद ने शरारत से कहा, माँ देखो तो आनंद भाई क्या कह रहे हैं। शिखा ने आज पहली बार गायत्री जी से लाड लड़ाते हुए कहा था, क्यों परेशान करता है मेरी शिखू को, चुपचाप से नाश्ता कर और अपने ऑफिस जा। गायत्री जी ने आनंद को झूठे ही आंखें दिखाते हुए कहा, सॉरी माँ, शैतान की नानी। आनंद ने अपना कान पकड़ते हुए शिखू को चिढ़ाते हुए कहा। आनंद के साथ साथ आज कौशल जी और नैना की भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। शिखा को गायत्री जी के साथ इतने प्यार से बैठा हुआ देखकर लग रहा था जैसे घर में कोई उत्सव का माहौल हो रखा था। शिखा को चिढ़ाना बंद करो आनंद, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑफिस से आज जल्दी आ जाओ या फिर नैना को शाम के समय वहीं बुला लो, पर आज शाम को तुम दोनों लोग मार्केट जाकर कुछ ज़रूरी सामान की खरीदारी कर लो। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों के सामने किसी भी चीज़ की कमी बढ़ी पड़े। गायत्री जी ने आनंद को समझा दिया था, जिस पर नैना और आनंद दोनों ने ही सर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी थी। अब तक इत्मीनान से नाश्ता कर रही शिखा को जैसे ही गायत्री जी की कही हुई बातें समझ में आई, वो अपनी जगह से उठी और कॉलेज बैग उठाते हुए बोली, अच्छा माँ, मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए, डॉली की मिस कॉल आ गई है, वो बाहर खड़ी होगी गेट पर। शिखा ने बहुत प्यार से गायत्री जी की गाल पर किस्सी कर ली और सबसे बाय बोलकर कॉलेज चली गई। पर यह सब उसका बाहरी आवरण था, जिसे वो अपने घर वालों के सामने ओढ़े हुए थी कि वो ठीक थी, एकदम नॉर्मल, पर अंदर ही अंदर वो एक बार फिर से बेचैन हो गई थी। डॉली को जब बीती रात के बारे में उसने सब बताया तो डॉली को भी बहुत खुशी हुई। कम से कम शिखा के ससुराल जाने से पहले उसे उसकी माँ का प्यार मिल ही गया। ओहो, तो शिखू जी तैयार शेयार हो गई हैं 2 दिन बाद अपने होने वाले उनसे मिलने के लिए। बातों ही बातों में कॉलेज की पार्किंग भी आ गई थी और डॉली शिखा को छेड़ते हुए स्कूटी पार्क करने के लिए चली गई थी। यही तो वो समझ नहीं पा रही थी, अगर ये खुशी की बात थी तो वो खुश क्यों नहीं हो पा रही थी, और अगर वो उदास थी, उसे कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था, जैसे कोई तो वजह थी जिसकी वजह से वो अपनी शादी की बात को लेकर श्योर नहीं हो पा रही थी, और उसे वो वजह ही समझ में नहीं आ रही थी। डॉली के साथ कॉरिडोर पार करके अपनी प्रैक्टिकल क्लास के लिए जाते हुए उसे एक बार फिर से ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी को झेल नहीं पाएगा।
कुल मिलाकर वही एहसास शिखा को फिर से सताने लगा था, जो पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद उड़ाए हुए था। आज बॉटनी प्रैक्टिकल का टर्न था और दोनों सहेलियां सीढ़ियां चढ़ते हुए पहली मंजिल पर बनी बॉटनी प्रैक्टिकल लैब की तरफ चली गई थी। पर आज यहाँ इतनी चहल पहल क्यों थी? प्रोफेसर सिंगर मतलब कोर्ट मार्शल, उन्हें तो एकाकी जीवन ज़्यादा पसंद था, तो आज ये भीड़ देखकर उनका बीपी लो नहीं हो जाएगा? सीकू, ये बॉटनी वाले तो समझ में आ रहे हैं, पर ये जूलॉजी वाले और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉली की नज़रें भी बॉटनी डिपार्टमेंट में ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह जगह जगह स्पॉट हो रहे जूलॉजी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों को स्कैन कर रही थी। डॉली के सवालों से इतर शिखा अब भी नज़रें फैलाए हर ओर उस संभावना को तलाश रही थी जिसकी वजह से उसका दिल उसे ओलंपिक की दौड़ में भेजने की पूरी तैयारी कर रहा था। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम समझ पाते हैं और ना ही उनसे भाग पाते हैं। शिखा के दिल में भी वही बेचैनी थी। वो जाने क्यों बार बार उसी चेहरे की झलक ढूंढ रही थी। पर क्या आज वही चेहरा उसके सामने आने वाला है? क्या ये वही दिन है जब घड़ी वाला अनजान लड़का उसकी ज़िंदगी में लौटने वाला है? या फिर ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है, जहाँ दोनों एक दूसरे के इतने करीब होकर भी एक दूसरे से अनजान रह जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।